बिहार बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आमरण अनशन कर रहे जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रशांत किशोर ने जमानत मिलने के बाद बेल्ड बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया था। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जमानत स्वीकार नहीं करने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि जेल में भी आमरण अनशन जारी रहेगा। जमानत की शर्तें प्रशांत किशोर को मंजूर नहीं है। करीब 5 बजे से 11 बजे तक मुझे पुलिस एम्बुलेंस में बैठाकर अलग अलग जगहों पर घुमाती रही है और किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम लोग पीएमसीएच या एनएमसीएच ले जाएंगे, लेकिन मुझे अंततः 5 घंटे के बाद फतुहा के सामुदायिक केंद्र में पुलिस वाले लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टरों से वो मेरा परीक्षण कराकर एक सर्टिफिकेट लेना चाहते थे। मैंने डॉक्टरों को बताया कि मैं इसके लिए अपना कंसेंट नहीं दे रहा हूँ। इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था। जो खबरें चलाई जा रही हैं कि किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, ये गलत बात है। पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा है। मेरा एक साथी उत्साह में मेरा हाथ उसने पकड़ा हुआ था, जो चाहता था मैं वहाँ से न जाऊँ। पुलिस वाले ने उसको हाथ छुड़ाने के लिए हाथ चलाया होगा। इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भागपुर संवाददाता रुपेश जुड़ गए हैं। रुपेश, अब ये कह रहे हैं पीके कि वो जेल के अंदर भी आमरण अनशन जारी रखेंगे। दरअसल ये अनशन खत्म कराना पूरा मकसद था, तो अब क्या होगा इसमें आगे, क्या रणनीति आगे पुलिस प्रशासन की? देखिए, पुलिस प्रशासन की रणनीति ये थी कि उनका अनशन अगर जारी रखते हैं या कोई भी आंदोलन करते हैं तो सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के आदेश से पटना में जो चिन्हित स्थल है गर्दनी बाग में, जहां पर पिछले 20 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे थे, वहां भी वो अनशन कर रहे थे। उस अनशन स्थल पर जाकर प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन जारी रख सकते हैं। लेकिन उस स्थल से हटकर पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे उन्होंने अनशन शुरू किया था, जहाँ पर बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। प्रशासन की रणनीति ये थी कि जब पहले परीक्षा हो जाए उसके बाद कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद आज पहले सुबह उनके ऊपर कार्रवाई हुई। पुलिस ने उनको और उनकी टीम के 43 लोगों को अरेस्ट किया। उसके बाद से इनको एम्स ले जाया गया, जहां एम्स में इनको भर्ती कराने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर उनको एडमिट नहीं लिया गया। उसके बाद से लगभग 4 से 5 घंटे पटना की सड़कों पर, पटना के जो ग्रामीण इलाका है, कभी नौबतपुर, कभी दुल्हिन बाजार, कभी फतुहा, कभी बिहटा, घुमाने के बाद से उन्हें फतुहा सामुदायिक अस्पताल में, जैसा पीके खुद बता रहे थे, उसके बाद से उन्हें कोर्ट लाया गया, जहाँ पर उनको बेल तो मिला लेकिन कंडीशनल बेल मिला। और वो कंडीशन ये था कि बाहर जाकर के आप फिर से वही स्थिति पैदा नहीं करेंगे जिससे आम लोगों को परेशानी हो, और ये शर्त मानने को प्रशांत किशोर तैयार नहीं थे। लिहाजा उन्होंने बेल बॉन्ड पर साइन करने से इनकार कर दिया। हालांकि उनके जो अधिवक्ता थे उसकी टीम ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रशांत किशोर ये अड़े रहे थे। वो बेल नहीं, जेल जाना चाहते हैं। अगर इस शर्त पर अगर बेल मिलनी है तो उन्हें बेल नहीं बल्कि जेल स्वीकार है। और समय हालांकि उनको दिया गया, 4 बजे तक का समय कोर्ट के द्वारा दिया गया कि 4 बजे तक अगर आप बेल बॉन्ड पर साइन करते हैं तो आपको बेल मिलेगा, वरना आपको जेल जाना होगा। लेकिन समय के बाद भी प्रशांत किशोर ने बेल बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं किए और उसके बाद उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया। हालांकि पुलिस की भारी सुरक्षा थी, पुलिस वाले उन्हें अपने वैन में रखकर जेल ले जाना चाहते थे, लेकिन प्रशांत किशोर के लोगों ने वहाँ पर धक्का मुक्की, नारेबाजी, पुलिस वालों के साथ झड़प की। उसके बाद से प्रशांत किशोर बाहर गेट तक आए, पैदल मार्च करते हुए मीडिया वालों से बातचीत की। उसके बाद से डीएसपी की गाड़ी पर बैठकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। आखिरकार अब लेकिन रुपेश जेल चले गए, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और ये भी कह दिया है पीके ने कि वो अपना आमरण अनशन जेल के भीतर से भी जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। दिल्ली की कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदोड़ी की टिप्पणी पर दिल्ली की सीएम आतिशी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। रमेश बिदूड़ी ने दिल्ली की सीएम आतिशी के पिता पर टिप्पणी की थी, जिसका दर्द प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त छलक गया। उन्होंने कहा कि उनके बुजुर्ग पिता को गाली दी गई है। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे?
कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिदूड़ी ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। प्रियंका गांधी और महिलाओं पर दिए बयान के विरोध में यूथ कांग्रेस ने बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उनके गेट पर कालिख पोती। उस नेम प्लेट पर भी कालिख पोती गई है। इसके अलावा ठीक सामने देखिए गेट पर बाकायदा यहाँ पर भी काले रंग के पेंट से महिला विरोधी लिखा गया। इसके अलावा क्रॉस का निशान लगाया गया और ठीक सामने आप ये दीवार पर भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कालिख पोती गई और काले रंग के पेंट से बाकायदा महिला विरोधी यहाँ पर लिखा गया है। दरअसल रमेश बिदूड़ी कालका जी विधानसभा से इस बार बतौर MLA इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसी दौरान उन्होंने न सिर्फ दिल्ली की CM आतिशी को लेकर विवादित बयान दिया, इसके अलावा प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो काफी गुस्से में थे। घटना आपसे कुछ देर पहले की है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तमाम जो कार्यकर्ता थे यूथ कांग्रेस के वो यहाँ रुके और उसके बाद रमेश बिदूड़ी के इस आवास के ऊपर बाकायदा कालिख पोती गई, महिला विरोधी लिखा गया और उसके बाद यहाँ से सभी निकलते बने। वहीं दिल्ली की कालकाजी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने कहा कि आखिर वो कितनी बार गलती करेंगे। अगर गलती का एहसास होता, भाषा पे संयम होता तो दोबारा फिर गलती नहीं। तो कितनी बार आप गलतियां करेंगे, कितनी बार आप माफिया मांगेंगे, लेकिन अब उसका कुछ उनको फायदा नहीं होगा, अब नुकसान होगा उनको। और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वोट स्कैम करने का आरोप लगाया। पार्टी ने दावा किया है कि बहुत कम समय में 10,000 वोटर्स के नाम जोड़े गए हैं और 5% वोटर्स के नाम काटे गए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में वोट घोटाला कर रही है और वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ रही है। CM आतिशी ने कहा कि हर दिन औसतन 800 से 1000 वोट जोड़े जा रहे हैं। आपने ये भी आरोप लगाया है कि जिन 84 लोगों ने 4500 लोगों के वोट काटने का आवेदन चुनाव आयोग को दिया था, वो आयोग के नोटिस दिए जाने के बाद फर्जी निकले। आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में 10,000 वोटर्स जोड़े गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बहुत बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने का नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है। हमने तो एक एक विधानसभा का पढ़ के बताया आपको, तुगलकाबाद के एक बूथ का बताया कि जहां पे 1334 वोट है, 554 वोट काटने की एप्लीकेशन एक बूथ पे पड़ गई है। हम कोई चीज छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग का दफ्तर है वो भी उसी नई दिल्ली विधानसभा में आता है। और इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी के लगाए आरोपों पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अब क्या जवाब दिया है, आपको बता दें। खबर आ रही है बीजेपी के आरोपों पर संजय सिंह का जवाब। जानी जी, घर पर कोई खर्च नहीं किया गया, संजय सिंह की तरफ से ये कहा जा रहा है। बीजेपी बेकार का मुद्दा बना रही है। तो ये CAG रिपोर्ट पर संजय सिंह का जवाब आपको बता दें। CAG रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली के CM हाउस पर तय लागत से 342% ज्यादा रकम खर्च की गई है। और अब इस पूरे मामले पर संजय सिंह फिलहाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक ही रट्टा दिन रात इन लोग लगाए हुए हैं। वो मुख्यमंत्री का आवास था, जो मुख्यमंत्री होगा उसमें रहेगा। आप मुझे बताओ, 2700 करोड़ रुपए का घर बनाने वाला, 10 लाख का सूट पहनने वाला, 2.5 लाख का चश्मा पहनने वाला, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां अपने काफिले में लेके चलने वाला, 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चलने वाला, वो व्यक्ति, उनकी पार्टी के लोग, और जो व्यक्ति एक दिन में 3-3 बार कपड़े बदलता है, फैशन डिजाइनर फेल है उसके आगे। नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग हमें सिखाएंगे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। CAG की रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली के CM हाउस पर तय लागत से 342% ज्यादा रकम खर्च की गई है। बीजेपी अब केजरीवाल को इस मुद्दे पर घेर रही है और कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले CAG की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें दावा किया गया है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास के रिनोवेशन पर 33 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए हैं।
इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने केजरीवाल पर घोटाले का आरोप लगाया है। 2022 में कंप्लीट हुआ, मतलब जब कोरोना का प्रकोप चल रहा था उस समय सारे लोग व्यस्त होके दिल्ली सरकार में ये काम कर रहे थे कि कैसे ये शीश महल तैयार होगी। तो शीश महल तैयार हो गया। अब फाइनल पेमेंट कितना दिया गया, मैंने आपको कहा 7 करोड़ एस्टिमेशन, वो 62 लाख 61 लाख हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं। 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख। सीएजी की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने भी केजरीवाल को घेरा है। आपने कहा केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने घर पर 33 करोड़ फूंक डाला, उससे आम जनता को क्या फर्क पड़ता है? वो पैसा किसका था? आम जनता का था। कहाँ लगना चाहिए था? आम जनता को बेरोजगारी महंगाई से राहत पे लगना चाहिए था। और देश में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस मौके पर दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे, जहां प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली एयरपोर्ट का नाम गुरु तेग बहादुर साहब के नाम पर रखने की मांग की। मौका गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव का था, लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्हें केसरिया पगड़ी बांधी गई। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों के साथ अमित शाह सत्संग हॉल पहुंचे और वहां मत्था टेकने के बाद सत्संग सुनने बैठ गए। इस मौके पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु तेग बहादुर साहब की 350वीं शताब्दी के मौके पर दिल्ली एयरपोर्ट का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर साहब रखने की मांग की। बड़ी जिम्मेवारी इस देश की सरकार की बनती है कि उनको श्रद्धांजलि और श्रद्धा अगर देनी है तो उस एयरपोर्ट का नाम बदलना चाहिए, जिसके नाम पे, जिसके जाने के बाद जिस तरीके से सिखों की नस्लकुशी करने की कोशिश की थी, उनको हटा के गुरु तेग बहादुर साहब के नाम से करना चाहिए। गृह मंत्री ने कुछ आश्वासन दिया, कुछ बात कही? देखो, ना मैंने उनसे आश्वासन की बात पूछी है, ना मैंने उनसे कोई एक्नॉलेजमेंट ली है। ये बातें कागजी हमारी ऑलरेडी मेल के राही कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। मगर सिख कौम की जब आवाज़ ऐसे दरबारों में अगर ना की जाए गृह मंत्री, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू, तेलंगाना और ओडिशा के कई रेल परियोजनाओं को सौगात उनको दी है। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेलवे डिवीजन का शुभारंभ किया है। पीएम ने जम्मू कश्मीर, ओडिशा और तेलंगाना को कई रेल टर्मिनल और रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने इसे विकसित भारत के विश्वास का रंग बताया। उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में उड़ीसा और दक्षिण में तेलंगाना के एक बड़े हिस्से के लिए न्यू एज कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। मैं आज इस अवसर पर इन तीनों राज्यों के लोगों को और सभी देशवासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता हूं। पीएम ने नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया, जिसके बाद अब भारतीय रेलवे के पास अपने 17 जोन के तहत अब 68 की जगह 70 डिवीजन होंगे। और इस वक्त की अहम खबर, कोलकाता में भी HMPV वायरस का केस मिला है। कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से ये मामला सामने आया है, ये केस सामने आया है। 12 नवंबर को ही अस्पताल में HMPV वायरस का केस डिटेक्ट हुआ था। 5 महीने के बच्चे में ये वायरस पाया गया था। इलाज के बाद अस्पताल से बच्चे को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब तक बेंगलुरु, अहमदाबाद में 3 केसेस सामने आ चुके हैं जो कि HMPV वायरस से ही इफेक्टेड पाए गए। और देश में चीन में फैले HMPV से बेंगलुरु के 2 बच्चे संक्रमित पाए गए, जबकि एक केस गुजरात में पाया गया। HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमोनिया वायरस ने भारत में भी एंट्री कर ली है। ICMR ने इसकी पुष्टि कर दी है। मामले के 2 केस बेंगलुरु से सामने आए हैं, जबकि एक केस गुजरात के अहमदाबाद में सामने आया है। राज्य सरकार भी सभी तरह की सावधानियां बरत रही है और अपने गुजरात में तो जितने अवेलेबल बेड है वो भी मोर देन इनफ है। इधर कर्नाटक सरकार बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे और 3 महीने के एक बच्ची के HMPV संक्रमित पाए जाने के बाद सीएम सिद्धारमैया के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने हर संभव उपाय की बात कही है। It is found in 2 children. Immediately after
seeing this, I talked to Mr. Dinesh Gundu Rao, take all precautionary measures to implement and to prevent the disease. All right, thank you, sir. छत्तीसगढ़ के अमेली इलाके में नक्सली हमले में 8 जवान शहीद हो गए हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। इस गहरे गड्ढे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना जोरदार था। बीजापुर में हुए इस आईईडी ब्लास्ट में दंतेवाड़ा के डीआरजी के कई जवान शहीद हो गए। ये सभी जवान दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के संयुक्त अभियान से लौट रहे थे। बेदरे यमकुट्टू के बीच में अम्बेली के पास महोदय द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। इस इलाके में पिछले कई दिनों से नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें 5 माओवादी मारे गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली हमले को कायराना बताया और कहा कि जवानों की शहादत बर्बाद नहीं जाएगी। ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान अंदर घुसकर नक्सल मुक्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ये हताशा में, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट के मुताबिक हत्या को 3 कारणों को लेकर अंजाम दिया गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने स्पेशल मकोका कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने दाखिल चार्जशीट में हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ पूरी कार्रवाई का विवरण दिया है, जिसके मुताबिक करीब 4600 पन्नों की चार्जशीट में 26 गिरफ्तार आरोपी नामजद, 3 आरोपी वांटेड हैं। वांटेड आरोपियों में ज़ीशान अख्तर, शुभम लोनकर, अनमोल बिश्नोई का नाम शामिल है। चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने 210 गवाहों के बयान दर्ज करने की बात कही है। पुलिस ने चार्जशीट में हत्या की वजहों का भी जिक्र किया, जिसके मुताबिक हत्या की 3 प्रमुख वजह हैं। पहली, सलमान खान से करीबी होना, दूसरी, अनुज थप्पन की आत्महत्या का बदला लेना और तीसरी और आखिरी, बिश्नोई गैंग का खौफ बढ़ाना है। हत्या की इन 3 वजहों को स्थापित करने के लिए पुलिस ने शुभम लोनकर के फेसबुक पोस्ट को भी आधार बनाया है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड की साजिश रचकर और रेकी करने के बाद अंजाम दिया गया था। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 की रात को उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो अपने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के ऑफिस के पास खड़े थे। बाबा सिद्दीकी मामले में जहां पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, वहीं मुंबई में सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता किया जा रहा है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता जय प्रकाश की रिपोर्ट। गैलेक्सी अपार्टमेंट यानी सलमान खान के घर के बाहर, और आप देख सकते हैं सलमान खान के घर के अंदर, खास करके उस लाउंज में जहां पर सलमान खान खड़े रहते हैं, अपने फैंस का अभिवादन करते हैं, वहाँ एक कांच की दीवार बनाने का काम जारी है। यानी कि चारों तरफ ग्रिल लगाया जाएगा और उसके बीच में एक कांच की दीवार बनाई जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि ये कांच की जो दीवार है वो बुलेट प्रूफ है, और बुलेट प्रूफ ये दीवार इसलिए बनाई जा रही है ताकि कांच के इस दीवार के पीछे से सलमान खान आकर अपने फैंस का अभिवादन करें। पुलिस की एडवाइजरी आई थी कि सलमान खान जिस तरह से इस गैलरी पर आकर खड़े रहते हैं और सैकड़ों फैंस जो इस सामने रोड पर आते हैं, उनसे सलमान खान उनका अभिवादन लेते हैं, अपने फैंस को शुक्रिया कहते हैं, वो उनके लिए खतरनाक है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सलमान खान को धमकियां दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर इसी रोड पर जहां पर मैं खड़ा हूं मोटरसाइकिल चलाते हुए फायरिंग करते हुए निकल गए थे 2022 में, और सागर गुप्ता और पाल नाम के 2 आरोपी उस वक्त पकड़े भी गए थे। और बांग्लादेश से अहम खबर है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना समेत कई लोगों के खिलाफ दूसरा अरेस्ट वारंट वहां जारी हो गया है। शेख हसीना पर बांग्लादेश में कई मामले दर्ज हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक बांग्लादेश से निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना सहित कई लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इसमें शेख हसीना के पूर्व डिफेंस एडवाइजर मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक अहमद सिद्दीकी और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक बेनजीर अहमद के नाम शामिल हैं। वारंट 2 मामलों से संबंधित हैं, जिनमें हत्याओं और जबरन गायब करने के आरोप शामिल हैं। ये वारंट भी जुलाई-अगस्त के विद्रोह के दौरान कथित तौर पर अपराधों के संबंध में जारी किया गया था। आईसीटी में शेख हसीना और उनकी पार्टी के कई सदस्यों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं।
इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना को प्रत्यर्पित करने का वादा किया है और इस मामले पर भारत को एक कूटनीतिक नोट भी भेजा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से देश भर में भड़की हिंसा में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल का पोस्ट, जहां अगले कुछ दिन में सिसोदिया के घर पर रेड होगी। पहले कहा था आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर रेड होगी और दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार रही है। केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि गिरफ्तारियां और रेड बौखलाहट का ही नतीजा है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, अब क्या दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बात पहले भी कही गई थी कि किस तरीके से सीएम को टारगेट किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब मनीष सिसोदिया और उनके घर पर रेड को लेकर दावा। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें साफ तौर पर कहा कि मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि दिल्ली में सीएम आतिशी को और इसके अलावा अरेस्ट किया जाएगा और साथ ही आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं के घर रेड होगी, जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम उन्होंने लिया है कि सीबीआई की रेड उनके घर पर जल्द होगी। तो इस बात को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी हार रही है और इसी के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दरअसल जो एक्साइज का मुकदमा था जिसमें मनीष सिसोदिया भी बतौर आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उसके बाद उन्हें जेल भी भेजा गया। उस केस के अंदर मनीष सिसोदिया जमानत पर है। साथ ही एक्साइज घोटाले में जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें से ज्यादातर को बेल मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो लिहाजा अरविंद केजरीवाल को दावा है, किस देश पर दावा कर रहे हैं, किस आधार पर करें, इस बारे में अभी तक कुछ भी पुख्ता नहीं हो पाया। जी बिल्कुल जितेंद्र, नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे लेंगे अपडेट। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।